Question number one, a particle is acted upon by the constant force 4i plus j minus 3k and 3i plus j minus k, which displays it from the point I plus 2j plus 3k to the point 5i plus 4j plus k. The work done in the standard unit by the force is given by the unit, तो जूल मौजूद है। अब देखो बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है, ये फोर्स वर्क डन का फॉर्मूला, ये फोर्स जब एक्ट कर रही है तो आपस में ऐड हो जाएंगी। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 7i, ठीक है ना, 4 + 3 और प्लस का 2j माइनस का 4k, ये आ गई। डॉट प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट देखो, फ्रॉम यानी ये इनिशियल है और ये वाला फाइनल है, तो फाइनल में इनिशियल 5 में से 1 गए तो 4i हो गया, प्लस 4j माइनस 2j तो प्लस का 2j हो गया, प्लस का k और प्लस माइनस का 3k तो माइनस का 2k। डॉट प्रोडक्ट में आई को आई से तो 7 टाइम इंटू 4 प्लस 2 टाइम इंटू 2 आप डायरेक्ट करो, प्लस माइनस 4 टाइम इंटू -2, यानी 28 प्लस 4 प्लस 8, दिस इज इक्वल टू 40 जूल। राइट आंसर है। इन पी टाइप विच इज मेजोरिटी कैरी था। पी टाइप क्या होता है? जब सिलिकॉन या जर्मेनियम को आप ग्रुप 3 से मिलाते हो तो एक इलेक्ट्रॉन कम बनता है। याद है ना, पी टाइप सेमीकंडक्टर में, यानी सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, जब इसकी डोपिंग की जाती है ग्रुप 3 के साथ, फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम के साथ, तो अब हर हालत में एक इलेक्ट्रॉन बनता है कम। इसका मतलब है होल बनता है। जो इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी होती है उसे होल का था। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजोरिटी बाय होल, बी इज द राइट आंसर। What will be the magnetic field intensity of the solenoid then when turn per unit length are 100 and 1 ampere current passing through it? तो देखें, अब हमारे पास जो सोलिनॉइड होती है उसका मेरा म्यू नॉट एन आई होता है। अब म्यू नॉट क्या है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। एन क्या चीज़ है हमारे पास? एन पर यूनिट पर लेना 100 है, मल्टीप्लाई बाय 1। तो अगर देखा जाए तो इसमें से तो कोई भी आंसर नहीं बनता, क्योंकि अगर मैं ये लिखूं तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा भाई, 2 जीरो तो ये हो, टेस्ला कहा जाए। तो अगर ये होगा तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं हो सकता, ना 100 ना 120। डी इज द राइट आंसर। व्हाट वुड बी द कॉम्पटन वेव शिफ्ट इफ एक्स रेज आर स्कैटर्ड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री? तो देखो 90 डिग्री अगर हमें पास याद है, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए, मैक्सिमम कॉम्पिटिशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेवलेंथ इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी, 1 माइनस कॉस फाइव, और ये स्कैटरिंग एंगल है। अगर आपसे कहा जाए कि मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम तब होता है जब हमारे पास कितना होता है? 180 डिग्री होता है, क्योंकि कॉस 180 -1 होता है तो मैक्सिमम हो जाएगा। मिनिमम कब होता है? मिनिमम जब होता है जब एंगल 0 होता है, ठीक है। और इक्वल टू कॉम्पटन इफेक्ट जब होगा, इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ जब होता है, जब हमारे पास फाई जो होता है वो कितना होता है? 90। तो यहाँ पर वर्ड है 90 डिग्री, तो ए इज द राइट आंसर। जूल्स अपॉन मीटर। तो अगर हमें फॉर्मूला याद है कि वर्क डन जो होता था वो इक्वल टू होता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो अब ये बेसिकली सवालात हैं, कोई आसान होता है कोई मुश्किल होता है, आपको पता है तो बड़ा आसान है, नहीं पता तो मुश्किल है। और दूसरी बात ये ख्याल रखना है कि जरूरी नहीं कि ये इस जैसे हो सकते हैं। अब जैसे अब ये करा दिया, ये तो आया नहीं था तो पावर आ गई, कुछ भी कह सकते हैं। तो वर्क की यूनिट जूल, डिस्टेंस यूनिट मीटर, तो जूल अपॉन मीटर, तो ये क्या होगा? न्यूटन। तो राइट आंसर इज ए। ये असल में जूल है, वो एस लगा हुआ होगा, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदाजा समझ में तो आ रहा है ना, तो जरूरी नहीं है कि स्पेलिंग हम करते रहे। तो ए इज द राइट आंसर। ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ थ्री, तो थ्री सेमीकंडक्टर होता है, पीएनपी या एनपीएन, कलेक्टर बेस इमीटर, तीन अलग हैं। In a parallel plate capacitor, if D is the separations between plates and A is the area, what will be the capacity if the separation double and area is half? तो देखो फॉर्मूला कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। अब कहता है, नई कहानी सुना रहा है
कह रहा है कि जो सेपरेशन जो है वो हाफ हो जाए और एरिया जो है, सॉरी, सेपरेशन डबल हो जाए और एरिया हाफ हो जाए। तो एरिया हाफ हो गया तो ये 1/2 हो गया, एप्सिलॉन नॉट वैसे ही रहा। और सेपरेशन डबल हो जाए तो 2D हो जाएगा। तो ए एप्सिलॉन नॉट ओवर 4D, तो मैं इसे लिख सकता हूँ C/4। सी द राइट आंसर। टू ऑब्जेक्ट्स x and y have the similar charges q, they exert a force F on each। मान लो कि एक चार्ज ये रहा, आइडेंटिकल है, ये q है। दूसरा एक और चार्ज ये रहा, ये भी आइडेंटिकल है, ये q है, ये x है, ये y है, और इनके दरमियान डिस्टेंस को हम r मान लेते हैं। तो जो फोर्स होगी कूलम्स लॉ की, F क्यू क्यू, तो क्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो आप ये भी कह सकते हो क्यू स्क्वायर ओवर के, क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जी जेड जो है वो चार्ज टचेस किया गया है, तो चेस पर चार्ज कितना है, -2q है। तो अब जो आफ्टर रिप्लेस रिमूव करने के बाद जो एक्स पर चार्ज होगा, वो एक्स पर चार्ज होगा +q -2q डिवाइडेड बाय 2। वाई पर तो चार्ज वही रहेगा, डिस्टेंस भी चेंज नहीं किया जा रहा, वो भी वैसे ही रहा। तो अब इसे सॉल्व करें तो -1/2q हो जाएगा। तो अब नई फोर्स अगर मैं एफ डैश निकालूं तो के -q/2 इंटू क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो साइन चेंज हो गई, अपोजिट डायरेक्शन में आ गई। पहले रिपेल कर रही थी, अब अट्रैक्ट कर रही होगी, ये फर्क पड़ता है। तो इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता साइन से। असल चीज है के क्यू स्क्वायर ओवर 2r स्क्वायर, तो 1/2 और के क्यू स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एफ। ये हो गया, अपोजिट डायरेक्शन हो गई और हाफ ऑफ द फोर्स हो जाएगी। सी द राइट आंसर। इम्पल्स, इम्पल्स क्या करा, चेंज इन मोमेंटम होता है, इंस्टेंटेनियस चेंज होता है, बहुत छोटे वक्फे के लिए जो चेंज होता है उसको हम कहते हैं मोमेंटम। सी यानी इम्पल्स का मतलब है चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज मोमेंटम फोर्स होती है, तो ख्याल रखना है कि क्या चीज़ है क्या नहीं। टाइम डायलेशंस, तो टाइम डायलेशंस क्या था, द पोस्टुलेट ऑफ द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था, वन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, या रिजल्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो टाइम डायलेशन आपको याद होगा क्या चीज़ थी। टाइम डायलेशन क्या था कि अगर कोई बॉडी स्पीड हिसाब से चलना शुरू करे, स्पीड ऑफ लाइट से, तो उसका टाइम जो है वो बढ़ जाता है। दिस इज द पॉस्टुलेट, सेकंड पॉस्टुलेट ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इस हिसाब से ए इज द राइट आंसर। एज द रिजल्ट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस, द एंट्रोपी, तो इंट्रोपी क्या होगी, डिसऑर्डनेस क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। मेल्टिंग अगर हो रही है तो डिसऑर्डनेस बढ़ रही है, हो रही है। आइस का टुकड़ा अगर आप देखें तो बिल्कुल कॉम्पैक्ट पैक में होता है, और फिर अगर वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो रही है तो वो मॉलिक्यूल उसके जो है वो डिसऑर्डनेस जो है वो क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। तो इंक्रीज इधर ए द राइट आंसर। लेजर इज अ डिवाइस विच कैन प्रोड्यूस, तो दी लेजर क्या है, इंटेंस बीम ऑफ लाइट भी होती है, कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट होती है, लाइट एम्प्लीफिकेशन। ठीक है। तो मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट भी होती है। तो ऑल ऑफ दीज राइट आंसर इज ए इज आंसर। प्रोटॉन विद मोर देन 1.02 MeV एनर्जी शोज पेयर प्रोडक्शन, राइट आंसर इज ए। बुक में भी आपका लिखा होगा पेयर प्रोडक्शन के अंदर, आपने पढ़ा भी है बुक में कि जी अगर प्रोटॉन जो है उसकी एनर्जी जो है वो 1.0 MeV या इससे ज़्यादा हो तो फिर वो पेयर प्रोडक्शन की कंडीशन फॉलो कर रहा होता है। क्योंकि एक अगर रेस्ट एनर्जी होती है तो वो 0.51 MeV होती है, तो दूसरे की होगी तो 0. जो होगी वो मजीद 51 होगी, क्योंकि वो ठोस में टूट जाता है प्रोटॉन। एक एनर्जी ऑफ पेयर प्रोडक्शन होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो राइट आंसर होगा हमारा A। The length of the simple pendulum becomes the g over pi. What will be the time period? तो देखो सबसे पहले तो उसने हमें टाइम पीरियड पूछा है, तो टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का 2 पाई अंडर रूट L/g होता है। अब यहाँ पर जो लेंथ दी गई है वो लेंथ दी गई है कंडीशन में g/पाई। एक काम कर लेना यार, ये L/g मौजूद है, इतना मैथ्स तो आपको भी आता है कि जी L/g इज इक्वल टू 1/पाई हो गया। तो अब टाइम पीरियड अगर मैं निकालूं, 2 तो वैसे ही रहा,
इस पाई को, ये जो पाई है इसको मैं अंदर लिख दूं पाई स्क्वायर, और ये एल ओवर जी मेरे पास यहाँ पर मौजूद है 1/पाई, ये हो गया 1/पाई, तो इससे इसकी एक पावर कैंसिल, तो 2 रेडिकल पाई, द टाइम पीरियड इक्वल टू 2 टाइम रेडिकल पाई, बी इज द राइट आंसर। If current is increased 100 times, what would be the effect on energy stored in it? तो आपको याद होगा एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर इज इक्वल टू 1/2 सेल्फ इंडक्टर इंटू आई स्क्वायर, यानी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर हो गई। तो अब ये 100 टाइम है, तो एनर्जी जो होगी वो 100 टाइम का स्क्वायर, या दूसरे लफ्जों में एक के बाद एक, दो, तीन, चार, 4 0 टाइम जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो राइट आंसर हमारे पास जो होगा वो ये 4 ही है ना, एक तो 4, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। A parallel plate capsule has a capacity of 80 times 10 raised to power minus 6 farad when the air is present between the plates, यानी दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि हमें C गिवन है और C हमारे पास है 80 टाइम्स 10⁻⁻⁶, यानी ये उस वक्त कंडीशन है कि आपको बताने के लिए कि जब ये फॉर्मूला हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है, एयर है, एरिया है, डिस्टेंस बिटवीन है, तो ये है। फिर कहता है आगे के द वॉल्यूम the value between the plate is completely filled with a dielectric constant 20, and the capacitor is now the connected in a battery and 30 volt by wire of the dielectric slab is the then removed, then the charge that passes through that। तो अब हमारे पास देखो, जब डाइलेक्ट्रिक की बात होती थी तो ये फॉर्मूला होता था। अब डाइलेक्ट्रिक को के कहें या जो भी कहें, एप्सिलॉन आर कहें, ये तो अब ये भी तो कहते थे, पढ़ा ही होगा आपने। तो अब हमारे पास एक बड़ा मशहूर फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू सी वी। तो अब अगर मैं यहाँ पर ये जब चेंज आ गया, तो मैं यहाँ पर ये भी तो कह सकता हूँ डेल्टा Q इज इक्वल टू सी डेल्टा वी। अब चेंज जिसी भी हिसाब से पहले, अब जो है वोल्टेज दिया हुआ 30 वोल्ट का, Q हमें डेल्टा Q का चेंज बताना है। अब C दूर निकाल के मैं माइनस करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये C डैश माइनस सी इंटू डेल्टा भी होगा। चेंज है ना, पहले इसके लिए हम करें, फिर दूसरे के लिए करें, फिर माइनस करें, तो पोटेंशियल तो सेम है। अब सी डैश किसके बराबर है, के टाइम सी है, ये डेल्टा वी हो गया। तो जनाब चेंज इन आ गया यहाँ से K-1 सी डेल्टा वी, ये डायरेक्ट भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो K हमारे पास 20-1 है, सी हमारे पास 80 टाइम 10⁻⁻�6 और ये आ गया 30। तो अब ये बनेगा 19, इन दो जीरो से यहाँ पर खत्म हो गया, तो 8 × 3 × 10⁻⁻⁴। अब -3 सब में ही मौजूद है, तो अब अगर इसे मैं -3 ही कर लेता हूँ, तो ये डिवाइड में एक 10 लिख के, और ये यहाँ पर -3 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई अगर आप कर लो, तो जैसे भी आप कर लो, 3 8 जा कितना हो गया, 24। अब 24 को 20 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 400 होता है, जबकि ये यहाँ पर 24 को अगर मैं मल्टीप्लाई तो 480 होता है। तो ये लाजमी तौर पर 19 है, एक कम होगा, थोड़ा सा कम होगा। अब ये नहीं कि पूरा मल्टीप्लाई कर दें, या आप इसमें से जो है वो 24 को माइनस कर दें, तो ये कितना आएगा, तो आपके पास 20 है तो 460, 456। और अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं तो 45.6 इंटू 10⁻⁻3 मैथ आपके पास है। ए इज द राइट आंसर। द डिवाइस विच हैज द पी जंक्शन सैंडविच बिटवीन टू एन जंक्शन, यानी NPN, तो ये तो सब क्लियरली बात है कि ऐसी डिवाइस जहाँ 3 सेमीकंडक्टर करते हैं, बीच वाला डिफरेंट और सामने वाले कॉर्नर्स वाले, ये यानी सैंडविच बनता है, ट्रांजिस्टर, बी द राइट आंसर। Which of the following home appliances are in series? तो इनमें से कोई भी, जितनी भी होम अप्लायंस हैं वो सर्किट में पैरेलल होती हैं, डी इज द राइट आंसर, नन है। सीरीज है, आपस में बिल्कुल कनेक्टेड होगी, लेकिन बैटरी के साथ होम अप्लायंस जितनी भी हैं वो पैरेलल सर्किट्स के साथ काम करती हैं, तो डी इज द राइट आंसर। द रेसिविटी ऑफ सिल्वर इज, अब ये अगर आप थोड़ा सा मुश्किल काम है, क्योंकि आपकी बुक के अंदर भी ये दिया हुआ होगा और ये रेसिविटी आपको याद भी रखनी है। तो सिल्वर की रेसिविटी होती है 1.59 इंटू 10⁻⁻⁹
-8 ओम मीटर। ये अब थोड़ा सा याद रखना, 1.6 भी कहते हैं लोग, 10⁻⁻8 जरूर याद रखना। डी इज द राइट आंसर। एंगल ऑफ द आई प्लस √3j विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब देखो, अगर तुम्हारे पास ये वेक्टर है, कोई भी नाम रख लेते हैं, ए रख लेते हैं, तो ये असल में आई प्लस √3j, तो ये 1 है। अब अगर तुम या तो बना लो, तो जरूरी नहीं है दिखाना, क्योंकि एंगल हम बनाते भी है, तो ये देखो, ये पॉइंट है हमारा 1, रेडिकल 3, तो ये एंगल है थीटा। ये आ गया। तो ये डिस्टेंस हमारा 1 हो गया, ये डिस्टेंस रेडिकल 3 हो गया। ऐसे ही होता है। और वैसे भी पता होगा, एंगल निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, tan इनवर्स वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ऐसे भी कर सकते हो। तो टेंजेंट इनवर्स 1 √3/1, तो ये कितना होगा जनाब? 60 या π/3, रेडियन में भी तो हो सकता है। तो सी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस यूनिट? तो मोल तो होती है सब्सटेंस की, केल्विन टेम्परेचर की होती है, ये क्या होती है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है। ये टेम्परेचर की होती है। ठीक है जी। एस टाइम की होती है, लेकिन मीटर स्क्वायर किसी की भी नहीं होती, तो ये बेस यूनिट नहीं है। सी द राइट आंसर, एरिया की यूनिट है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू A/B, हेयर बी इज, तो आपको याद हो कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फ्रैक्शन में फॉर्मूला जो बनेगा, वो बनेगा फोर्स ओवर चार्ज। और ये चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि आमतौर पे हम यही कहते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव से कहते हैं, यानी अवे जो चार्ज होती है, तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन आउटसाइड होती है। तो पॉजिटिव चार्ज, सी इज द राइट आंसर। The magnitude of the resultant of two forces is F. If the magnitude of the each force also F, then the angle between the force must be, तो आपको याद हो, हेड टू टेल रूल होता है। अगर ये भी बराबर हो जाए, ये भी बराबर हो जाए, तो फिर ये कैसे होगा? तो बेसिकली हेड टू टेल रूल के तहत ये हम लेके आए, ये है, तो ये बन जाती है 60 60, तो बेसिक तौर पर एंगल होता है 120। इनसाइड का ले रहे हैं, आउटसाइड है, तो आंसर 120 होगा। ये तो मैथमेटिकली हो गया। प्रूफ करना है तो देखो, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है √A² प्लस B² प्लस 2AB कोसाइन थीटा, वेक्टर के अंदर रिजल्ट। अब यहाँ रिजल्टेंट भी एफ के बराबर है, दोनों की मैग्नीट्यूड की एफ के बराबर है, तो F² प्लस F² प्लस 2F इंटू एफ कॉस थीटा। स्क्वायरिंग करोगे तो ये F², हालांकि ये 2F² बन रहा है, लेकिन हम नहीं कर रहे। उसका फायदा ये हो गया, ये और ये कैंसिल, ये -का F², ये वाला इधर आके माइनस हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी, और यहाँ बचेगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू -½ तो कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये पहले तीन ऑप्शन ABC तो हो ही नहीं सकते थे। एक ही आंसर है जो ऑब्ट्यूज एंगल ले रहा है। और पूरा ही अगर कर लें 60 डिग्री। If electron jump from the sixth orbit to inner shell, then the shortest wavelength produced in which the series, तो अगर आपको याद है तो लेमन सीरीज सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है छठे से, अगर वो फॉर्म करेगा सिक्स पे, तो सबसे छोटा जो होता है वो लेमन का होता है। ए इज द राइट आंसर। मास इज द सेम कॉन्सेप्ट एज फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। लॉ ऑफ मास इनर्शिया बता ही रहा होता था मास के बारे में, तो राइट आंसर इज ए। Resistor opposes current. Inductor opposes क्या करता है? Change in current through the through them by the dropping voltage proportional to the, यानी हम ये कह सकते हैं ना, इंडक्टर जो है वो चेंज इन करंट थ्रू देम, यानी जो गुजर रहा है इंडक्टर से, बाय चेंजिंग बाय चेंजिंग एज, और बाय ड्रॉपिंग, ज़्यादा अच्छा, बाय
ड्रॉपिंग। अब वोल्टेज या ड्रॉपिंग वोल्टेज क्या देते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू directly proportional to the rate of change of current. So right answer is सिर्फ करंट तो नहीं होगा, चेंज इन करंट है, तो बी इज द राइट आंसर। When some charge is given to a soap bubble, it देखो अगर कभी तुम चार्ज किसी सोप बबल में अगर तुम इंक्लूड करोगे तो उसका रेडियस जो होता है किसका, सोप बबल का, वो इंक्रीज हो जाता है। ऑब्वियसली बात है कि जब सोप बबल अगर रेडियस इंक्रीज हो जाएगा तो उसका इफेक्ट उसके साइज पे ही पड़ेगा। अगर उसका साइज भी क्या होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर। If the length of the pendulum is increased by 4 times, then the frequency will be, तो देखो frequency टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई √L/G, और हम यू भी कह सकते हैं कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ होता है। तो टाइम पीरियड रेसिप्रोकल भी तो होता है फ्रीक्वेंसी के, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्क्वायर ऑफ द लेंथ के। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेंथ 4 टाइम्स इंक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हाफ हो जाएगी, यानी 1/2 टाइम डिक्रीज हो रही होगी। तो सी इज द राइट आंसर। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इन्फिनिटी, तो देखो एनर्जी का एक फॉर्मूला याद ही होगा, ई एन इज इक्वल टू -13.6 Z²/n²। तो अब हमारे पास देखो n टेंस टू इन्फिनिटी अगर हो जाए, और इन्फिनिटी, अब आप मैथ्स वाले हो तो ज़रूर आपको पता होगा कि अगर इन्फिनिटी डिवाइड में हो तो उसका स्क्वायर भी, मतलब इन्फिनिटी का स्क्वायर भी है, तो और डिवाइड में इन्फिनिटी है तो क्या होगा, जीरो। सी इज द राइट आंसर। E/C has the same यूनिट एज, तो देखो हमारे पास, अगर हमारे पास एक फॉर्मूला था, आपको याद हो, E = mc²। मैं इसको यूं भी तो लिख सकता हूँ, mc × c। तो ये होगा E/c = mc, और m क्या चीज़ है, मास, c क्या स्पीड, तो ये क्या बनता है, मोमेंटम। तो राइट आंसर इज सी। मीसॉन्स आपको याद होगा, हेड्रॉन जो है वो दो हिस्सों में टूटता था, एक बैरियंस होता था और एक मीसॉन होता था। तो मीसॉन जो है वो हेड्रॉन की वो ब्रांच है कि जिसके लिए पेयर ऑफ, पेयर का मतलब दो चीजें, किसका, कॉर्क एंड एंटी कॉर्क, इसका इस्तेमाल होना चाहिए। यानी एक तो कॉर्क होगा और दूसरा एंटी कॉर्क। तो सी जरा है, वन कॉर्क एंड वन एंटी कॉर्क मेक द वन मीसॉन। तो व्हेन अ मैग्नेट फॉल डाउन हाई बिल्डिंग, अगर किसी मैग्नेट को किसी ऊंची बिल्डिंग से है तो लाजमी तौर पर उसकी जो वो है, डी मैग्नेटिज्म की जो सलाहियत है, पावर है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, यानी गेट द डी मैग्नेटाइज। सी इज द राइट आंसर। द डॉट प्रोडक्ट एंड फ्री फोर्स एंड वेलोसिटी, तो फोर्स और वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो पावर होता है। द पावर इज इक्वल टू फोर, द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। बी इज द राइट आंसर। हाउ मच फोर्स ऑन अ वॉकिंग मैन इज एक्सर्टिंग ऑन अ ग्राउंड, एक चलता हुआ आदमी, जो भाई जो बंदा चल रहा है तो वो अपनी फोर्स एक्सर्स कर रहा है ग्राउंड में, और ग्राउंड रिएक्शन के तौर पर उसने ही फोर्स उसे जो है वो बैक कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। और इंसान या जो आदमी है वो वॉक करते हुए जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो उसके वेट के इक्वल होती है, तो जमीन उसी के इक्वल उसके कर रही है। तो सी इज द राइट आंसर, इक्वल टू द वेट। In the presence of the dielectric, the electrostatic force between the two charges, तो आपको याद होगा कि अगर सिंपली अगर कोई वैक्यूम था तो हमारे पास फॉर्मूला ये था, Q1 Q2/r²। लेकिन अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज कर रहे होते हैं तो फिर ये मामला कुछ इस किस्म का होता था, रिलेटिविटी आ जाता है, तो फिर वो एक्चुअल के मुकाबले में वो वैल्यू डिक्रीज हो जाती। बी इज द राइट आंसर। ब्लैक बॉडी रेडिएशन एज अ पार्टिकल इज प्रोपोज बाय, के ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये पार्टिकल नेचर से है, कौन था, तो किरचॉफ, उस्ताद किरचॉफ
वो साइंटिस्ट था जिसने सबसे, इस टाइप के सवाल भी पेपर में आते हैं, तो बाज़ों का जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके सिलेबस में हैं उनके नाम, साइंटिस्ट के नाम भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि इस किस्म का मामला अगर आता है ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल इस सवाल में किरचॉफ, बी इज द राइट आंसर। If the body of mass is traveling in a circle of radius r with constant velocity v, स्पीड है मैं सर्कल में कह सकते हैं, इफ r is double, what will be the angular momentum? तो एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला तो आपको शायद याद हो कि हमारे पास होता था r इंटू पी, और p क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है, तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं mv। और अगर क्योंकि सर्कुलर की बात हो रही है तो एक रिलेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अगर ये मैं यहाँ पे लगा दूं तो यहाँ पर हो जाएगा आर एम और आर ओमेगा, तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा। और अब वो कह रहा है कि जी, अब अगर इस हवाले से देखा जाए तो डायरेक्टली को आर स्क्वायर हो गया, तो अब वो कह रहा है कि जी आर डबल हो रहा है, तो आर डबल हो रहा है तो टू का स्क्वायर क्या होगा, फोर। तो फोर टाइम एंगुलर मोमेंटम इंक्रीज बाय फोर टाइम्स। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज, तो ऑब्वियसली तौर पे इंक्रीज होती जा रही है जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीज बाय, बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट वेव लेंथ ऑफ रेड लाइट? तो अगर आपसे ये कहा जाए इनमें से कौन सा जो है वो है, तो आप अगर छोटी क्लासेस में आपने ये पढ़ा हो वेवलेंथ वगैरह, तो उसमें खासकर वेव्स के नेचर में तो वो बाकायदा चार्ट भी दिया हुआ होता है कि जी कौन सा वेवलेंथ है। और हम तौर पे एक पता भी है कि आइडियल में हमारे पास सबसे छोटा जो वेवलेंथ, मतलब हम इस वक्त हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो वेवलेंथ हमारे पास जो है वो एक्सरे का जो वेवलेंथ है, क्योंकि वो तकरीबन हम 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर, तो अब सवाल क्योंकि यहाँ पर यही कहा गया है कि द विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ द, खुद भी टेबल भी देख लीजिएगा, तो एक्सरे है तो 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर, इसको जो है वो सबसे छोटा अगर सवाल लगाना शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द एक्सरे, तो फिर आपके पास सॉरी रेड लाइट, तो आपका आंसर हो गया एक्सरे, बी इज द राइट आंसर। तो नेचर में जो फोर्स है जो ऑलवेज है, तो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, एक्शन नेशन इक्वल है, यानी न्यूटन ने ये एस्टेब्लिश किया था कि जो नेचर में जितनी भी फोर्सेस हैं वो हमेशा अपने पेयर के साथ होती हैं, एक एक्शन तो दूसरा क्या होगा रिएक्शन, तो पेयर, डी इज द राइट आंसर। इफ ग्रेविटी इज हाफ एंड द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज डबल, या द लेंथ इज डबल ऑफ द पेंडुलम कह लें, देन फ्रीक्वेंसी, तो देखो पहले तो हमें पता है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट L/G। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 पाई अंडर रूट G/L, रेसिप्रोकल है। अब वो कह रहा है कि ग्रेविटी तो हाफ हो रही है और लेंथ डबल हो रही है, तो नई फ्रीक्वेंसी देखते हैं, 1/2 पाई अंडर, ग्रेविटी हाफ हो रही है तो 1/2 आ गया, लेंथ डबल हो रही है तो उसका भी 2 आ गया वाइड में। तो अब अगर और देखा जाए तो ये 2 पहले से मौजूद नहीं, 2 to the 4 बाहर निकल के इसके रूट से बाहर के हाफ, और ये चीज़ वैसे के वैसे ही रही जैसे पहले थी। तो हम ये कह सकते हैं 1/2 तो इसका मतलब अगर ऐसा हुआ कि ग्रेविटी हाफ हो जाए, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और लेंथ ऑफ द पेंडुलम डबल हो जाए, तो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हाफ हो जाएगी, सी इज द राइट आंसर। स्काई अपर्स ब्लू रिलीक स्कैटरिंग, आपको याद होगा कि जी उसने कहा था कि जो पावर होंगी वो है पावर ऑफ द, जो भी स्कैटरिंग पावर है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ। और सबसे छोटा वेवलेंथ हमारे पास जो विजिबल लाइट में वो होता है ब्लू का, तो जब ज़्यादा उसका वेवलेंथ छोटा होगा तो उसकी पावर क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो लाइट स्कैटरिंग फिनोमेना से पता चला था कि स्काई अपेयर जो है वो ब्लू कलर है, तो सी द राइट आंसर। द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम अ ट्यूब लाइट आर, तो देखिए एक तो वेव फ्रंट तो बिल्कुल है, और लाइट आपको ट्यूब लाइट की शेप अगर आप देखें तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा, मतलब बताने का। हाँ, अब तो खैर बहरहाल अब नेचर ऐसी है कि बाद होगा तो ट्यूबलाइट्स के भी जो है वो इस टाइप की पाइप जो है वो सर्कुलर टाइप में भी आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बेसिकली ट्यूबलाइट का कॉन्सेप्ट है वो है सिलेंड्रिकल, तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, बी इज द राइट आंसर। पैरेलल मूव होती भी नजर आती हैं बिल्कुल।
लीकेज करंट अक्रॉस द पीएन जंक्शंस ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरीज जो होते हैं, इनकी वजह से जो है वो लीकेज ऑफ करंट होती है। ए इज द राइट आंसर। जब ये एकदम से करंट बढ़ता है फिर एकदम से फ्लो जो है वो कम होता रहता है, मूवमेंट है, तो माइनॉरिटी कब चार्ज होती जाएगी, कब कम होते जाएंगे, ऑब्वियसली बात है कि करंट का फ्लो भी कम होता है। इफ द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया ए इज पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मतलब 60 भी कह सकते हैं, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फ्लक्स जो है वो आपको याद हो ई ए टाइम्स कॉस थीटा होता था। और अब अगर आपको रेडियन भी याद है तो ये काम तो आसान हो गया, पाई बाई 3 का मतलब 60, और 60 को कहते हैं कॉस 60 को हाफ, तो 0.5 टाइम ऑफ ई ए। दिस इज योर आंसर, बी इज द राइट आंसर। एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ द डिसऑर्डरनेस ऑफ द मॉलिक्यूल है, तो एनर्जी जो है वो डिसऑर्डर, एंट्रोपी सॉरी जो है वो डिसऑर्डर को बताती है, तो डी इज अ राइट आंसर। द प्लैंक्स हाइपोथेसिस, प्लैंक हाइपोथेसिस क्या था? रेडियल एनर्जी इज मेड अप ऑफ द पार्टिकल लाइक द कंपोनेंट नोन एज क्वांटा, तो यही ऑप्शन हमारा सही है, पहला ही ऑप्शन सही है। दूसरा क्या है? रेडियल इज मेड अप द पार्टिकल लाइक कंपोनेंट नोन एज क्वार्क, नहीं क्वार्क तो नहीं था, इलेक्ट्रॉन भी नहीं था, पॉजिट्रॉन भी नहीं था, तो राइट आंसर इज ए। विच एक्सपीरियंस टॉर्क? द करंट कॉलिंग कॉइल इज मैग्नेटिक फील्ड, द करंट कैरिंग कॉइल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, या बोथ, कौन सा होगा? तो आपको तो याद होगा कि करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, ए इज द राइट आंसर। Kinetic energy of the photoelectron depends on, तो kinetic energy of photoelectron का जो फॉर्मूला था वो ये होता है H to V - V0, वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, बी इज द राइट आंसर। मैक्सिमा इज यंग एक्सपेरिमेंट इंडिकेटेड, यंग एक्सपेरिमेंट मैक्सिमा इंडिकेट जो करता है वो करता है क्या? ब्राइट बैंड्स पे करता है, कंस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस डार्क बैंड्स पे, या ए एंड बी बोथ पर? तो ब्राइट बैंड और कंस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस दोनों ही जो है वो एक ही चीज है, तो डी इज द राइट आंसर, ए एंड बी बोथ। द वैल्यू ऑफ वाइन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर, -3 सॉरी लिख के बोला, -3 है, लिख -3 मीटर केल्विन, ए इज द राइट आंसर। यूनिट ऑफ पावर इन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम्स के अंदर क्या होती है? यूनिट ऑफ पावर है तो पौंड, फुट पौंड पर सेकेंड, सी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन द मैग्नेटिक फील्ड, इनमें से कौन सी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है? तो देखें इसमें तो सीधी सी बात है कि यही एक सीधा ना, टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0I डिवाइडेड बाय 2πr, सी इज द राइट आंसर। तो टॉर्शन मीटर यूज टू मेजरिंग टॉर्क के लिए इस्तेमाल होता है। एक टॉर्शन बैलेंस प्रैक्टिकल भी पहले होता था, अब शायद खत्म हो गया। बहरहाल टॉर्क का इस्तेमाल किया जाता है या मेजरिंग किया जाता है टॉर्क को टॉर्शन बैलेंस से। हाउ मच हीट 100 वाट बल्ब विल जनरेट इन 1 आवर? तो देखो, पावर इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम होती है, तो एनर्जी जो होगी वो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम होगी, तो पावर है भैया 100 और टाइम है 1 आवर। 1 आवर का मतलब 60 × 60 सेकेंड, नहीं होगा ना, और ये पावर होती है जूल ओवर सेकेंड, तो सेकेंड सेकेंड कैंसिल, तो भाई 6 6 30 से 1 2 3 4 0 आ जाएंगे, तो 3 6 के बाद 4 0, अगर में ये 4 है, 1 2 3 4, डी इज द राइट आंसर। A body of mass 10 kilogram is lifted to the height of 5 meter in 10 second. What is the power? तो पावर स्टैंड करता है वर्क या एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पर क्योंकि रखा गया है तो mgh ओवर टाइम हो जाएगा। मास कितना दिया हुआ है? 10, जी 10 ही ले लेते हैं, 9.8 होता है, 10 ले लें अप्रोक्सीमेटली में, और हाइट हमारे पास 5 है और टाइम यहाँ पे 10 है, 10 से 10 तो जनाब 50 वाट या करीब करीब 50 वाट, तो ए इज द राइट आंसर। 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर गॉसेस के बराबर होता है, और 1 वेबर
per meter square equals to 10⁻⁴ causes. The right answer is D. एल्युमिनियम इज अ मेटल है, नॉन मेटल है, फोटो कंडक्टर है या सेमी कंडक्टर है? एल्युमिनियम इज अ metal. A is the right answer. If three resistors R1, R2, R3 are connected in series such that R1 greater than R2 greater than R3, then their equivalent resistance. तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन है, एक सिंपल एक मैं एग्जांपल यहाँ ले लेता हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन की, एक ये और एक ये, 1 2 3। तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 6 होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस ऐड होती है। तो ऐसी सूरत में जो रिजल्ट होता है वो बड़े से भी बड़ा होता है, जबकि पैरेलल में उल्टा होता है, क्योंकि रेसिप्रोकल सम होती है तो उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस छोटे से छोटा होता है। बहरहाल ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज ही है ना, हाँ सीरीज दिया हुआ है। तो और सबसे बड़ी रेजिस्टेंस R1 है, तो जो हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो ग्रेटर देन R1 तो पक्की हो गई। ऊपर R2 आती है तो मोर देन R1, बी इज द राइट आंसर। If y component of a force acting in y direction is 6 Newton, then x component will be। तो ऑब्वियसली बात है कि सिर्फ y कंपोनेंट कोई फोर्स है और फोर्स है ही y कंपोनेंट पे वर्टिकली है और उसका y कंपोनेंट 6 न्यूटन है, यानी अगर मैं कहूँ कि उसको लिख दूँ 6J, तो और यही फोर्स है, तो फिर वर्टि हॉरिजेंटली जो है वो 0 I होगा। तो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि है ही वर्टिकल फोर्स तो उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट 0। इफ अ लॉन्ग हॉलो copper wire carries a device current, the magnetic field associated with the current will be। तो ऑब्वियसली सी बात है, देखो तो हॉलो है तो इनसाइड का तो करंट ही 0 होगा, और जब करंट ही इनसाइड 0 हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड वायर है तो सोलिनॉइड का बी इज इक्वल टू एन आई होता है, तो वो भी 0 हो गई। तो अब फिर हमारे पास ऑप्शन है कि फिर जो कुछ है वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एसोसिएटेड होगी आउटसाइड द पाइप के ऊपर होगी, क्योंकि चार्ज जो होगा वो सरफेस के ऊपर मौजूद होगा। तो बी इज द राइट आंसर। Which of the following does not show any interference pattern? तो याद है सोप बबल तो करता है, थिन फिल्म भी करती है, वेजो शेप भी करती है, लेकिन थिक फिल्म का हमने जो है जिक्र नहीं पढ़ा। थिन फिल्म पढ़ा है, सोप बबल ऑयल फिल्म में वाटर पढ़ा है, लेकिन थिक फिल्म का नहीं पढ़ा, तो सी इज द राइट आंसर। अब देखिए बाज औक़ात एमसीक्यू बिल्कुल मतलब एक एजेस पे होते हैं, ध्यान जल्दबाजी में भटका तो गया था बात। तो ऐसा हो सकता है बिल्कुल, बाज औक़ात आसान है, बाज औक़ात बस समझ में आना चाहिए, अल्लाह ताला बस सबका भला कर दे। If the density of the earth is increased the 4 times and if the radius become the half, what is the our weight? तो देखो वेट हमारे पास फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एम जी। अब सारी जिम्मेदारी जी पर है, मास तो कांस्टेंट है, तो जी का फॉर्मूला अगर आप याद हो, ये फॉर्मूला होता है ऐसा ही है। अब मास हमारे पास याद होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और जनाब यहाँ पर वॉल्यूम जो होता है वो 4/3 पाई r क्यूब। तो जी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कैपिटल जी ओवर आर स्क्वायर, 4/3 पाई ρ r क्यूब, और ये इससे कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास देखो 4 पाई g/3, ये तो कांस्टेंट है। अब सारी कहानी हमारे पास यहाँ आ गई, और अब सवाल ही खत्म हो गया। आप कह सकते हो जी इज प्रोपोर्शनल टू रो आर। अब कह रहा है कि जी डेंसिटी 4 टाइम्स है, तो 4, और रेडियस हमारे पास जो है वो कितना है, हाफ है, तो ये यहाँ पर डबल हो जाएगी, यानी जी की वैल्यू, और जी डबल हो गया तो वेट भी क्या हो जाएगा, डबल, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। If capacitor is connected with the battery and is fully charged, then अगर कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर दिया जाएगा बैटरी से और वो फुली चार्ज हो तो करंट फ्लो होगा या करंट फ्लो नहीं होगा, या डिपेंडिंग डाइलेक्ट्रिक हो, मे बी। तो याद रखिएगा अगर ऐसा होता है तो ऐसी सूरत में करंट फ्लो नहीं होता, क्योंकि चार्ज सारे स्टोर हो चुके हैं कैपेसिटर्स के अंदर विद द बैटरी के साथ, तो फिर वो आपके पास करंट का फ्लो रोक देगा। बी इज द राइट आंसर। रेजिस्टेंस ऑफ आरसीएल या आरएलसी सीरीज सर्किट एट रेजोनेंस। तो देखो अगर हमारे पास जब रेजोनेंस होता है तो एक्सएल और एक्स सी जो है वो दोनों बराबर हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में जो रेजोनेंस है वो लाजमी तौर पर रेजिस्टेंस के इक्वल होती है, यानी आंसर हमारा बी होगा। आप करके भी देख लें तो ऐसे तो इम्पिडेंस जो कहलाती है अगर हम निकालें तो फॉर्मूला होता है R² प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, जो रूट में तो ये तो इक्वल हो गया तो 0 हो गया, तो सिर्फ बचेगा R² और इसका रूट जो है वो R। तो बी इज द राइट आंसर।
When a current of a coil changes from 8 ampere to two ampere in 3 into 10 power minus 2 second, the EMF induced in the coil is 2 watt. तो देखो सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला हमारे पास होता है EMF फिजिकल टू माइनस L टाइम चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो EMF हमारे पास गिवन है 2 माइनस L, चेंज इन करंट है तो क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो 2 में से 8 गया, टाइम हमारे पास दिया 3 टाइम्स 10⁻⁻²। तो ये चीज यहाँ डिवाइड हो रही है वहां जाके, तो 2 टाइम 3 इंटू 10⁻⁻², और ये माइनस L, ये हो गया -6, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 3 भी कितने होते हैं 6, तो 6 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू L, 6 से 6 कट गया तो L हमारे पास आ गया 10⁻⁻² हेनरी। लेकिन ऑप्शन देखो तो सारा उसने मिली में दिया, और मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। तो मैं एक काम करता हूँ 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करा देता हूँ। तो ये चीज क्या बन गई L इंटू 10 हेनरी, तो मैं कह सकता हूँ L इज इक्वल टू 10 मिली हेनरी। राइट आंसर डी। Which rays can produce the photoelectric effect? तो भाई when the specific wavelength line fall in a metal different electron emitted from that stratosphere, तो gamma rays, x rays, ultraviolet rays सारी की सारी करते हैं, तो B is right, all of these waves जो है वो electromagnetic wave behavior रखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से लेके और नेगेटिव तक, तो वेक्टर क्वांटिटी ए इज द राइट आंसर। द कॉम्पटन शिफ्टेड डिपेंड्स ओनली ऑन, कॉम्पटन शिफ्टेड जो है वो डिपेंड किस पे करता है शिफ्टेड पे, क्या वो प्लैंक्स कांस्टेंट पे करता है, क्या वो h/2 पाई पे करता है, क्या वो एंगल ऑफ स्कैटरिंग कहता है। कॉम्पटन शिफ्टिंग अगर फॉर्मूला आपके पास हो तो डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू H/m0c 1 माइनस कॉस, और ये एंगल ऑफ स्कैटर है, तो सारी ड्रामाबाजी तो टिग्नोमेट्री पे हो गई, और टिग्नोमेट्री चलेगा एंगल से, तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग है, क्योंकि आपको पता भी है कि अगर वो मिनिमम होगा तो फिर क्या होगा, मैक्सिमम कब होगा, फलाना क्या होगा, तो ये सारी की सारी कंडीशन हमारे पास मिल सकती हैं। तो राइट आंसर हमारा सी होगा, एंगल ऑफ स्कैटरिंग के ऊपर डिपेंड करता है। डेंसिटी ऑफ द अर्थ इंक्रीज बाय 16 टाइम एंड द रेडियस इंक्रीज बाय 4 टाइम, देन द एस्केप वेलोसिटी विल बी। तो देखो अब हमारे पास अगर आपको याद हो तो एस्केप वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी तो था 2gr। तो अब g जो है अगर आपको याद हो तो g की कंडीशन होती है g प्रोपोर्शनल होता है रॉ r के, फॉर्मूला है ना G m/r², उससे अगर आप निकाल सके तो ये बात पता है, इसी लेक्चर में पीछे कहीं पे आपको मिलेगा भी, ये फॉर्मूला हमने प्रूव भी किया था कि G इज इक्वल टू कैपिटल G, ठीक है ना, 4/4 पाई/3, उसके बाद जो है वो G रॉ और R के बराबर ये फॉर्मूला निकाला था। तो पहले तो देखो G पे क्या डिपेंड करता है, वो कहता है कि ये डेंसिटी अर्थ जो है वो इंक्रीज बाय 16 टाइम्स हो गई, और रेडियस इंक्रीज बाय 4 टाइम्स हो गया, तो अब ये चीज बन गई है 64, यहाँ रख के तो देखें कि क्या होता क्या है, कि हमारे पास वैल्यू क्या बन जाती है, किस तरीके से हो सकता है। ठीक है ना, तो अब मैं यहाँ पर रख रहा हूँ 2, तो वैसे ही रहा जी में आ जाएगा एक, तो अच्छा 2 तो पहले से मौजूद है, तो 16 टाइम 4 टाइम इंटू जी, और रेडियस जो है वो कितने टाइम हुआ था 4 टाइम्स हुआ था 4 आर हो गया। तो अब एक्स्ट्रा नंबर अगर मैं यहाँ से देखूं तो एक तो ये 16 आ रहा है, दूसरा ये 4 इंटू 4 आ रहा है, ये रहा, और 2gr वैसे ही आ रहा है, समझ में आ रही है बात भाई, तो इसका रूट 4 और 16 का रूट भी 4 और √2gr, तो इसके वेलोसिटी 16 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ए इज द राइट आंसर। द पावर डिसिपेटेड आर एल सी सीरीज सर्किट, या रेजोनेंस है, तो देखो जब रेजोनेंस हमारे पास होगी तो एक्सएल माइनस एक्सी जो होगा वो तो एक्सएल इक्वल टू, रेजोनेंस का मतलब भी एक्सएल और एक्सी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में जो पावर डिसिपेटेड रेजोनेंस के अंदर होगी वो मैक्सिमम होगी। राइट आंसर इज सी। इफ डाइलेक्ट्रिक स्पेस बिटवीन द प्लेट्स,
ऑफ कैपेसिटर, देन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज हो जाती है। अगर हम डाइलेक्ट्रिक को रखें किसी भी उसके अंदर, तो ऐसी सूरत में प्रूफ भी है हमारे पास भाई, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स होता है, ए एरिया ऑफ द प्लेट है, और अगर मैं कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखूंगा तो के टाइम होगा, यह पढ़ा भी है आपने, तो आप उसको के सी भी लिख सकते हैं, और के डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो इंक्रीज हो जाती है। तो राइट आंसर हमारे पास जो होगा वो ए इज द राइट आंसर। A body is moving with uniform velocity. If r is double, then the tangential acceleration, तो भाई अगर वेलोसिटी किसी भी तरीके से, अगर इस तरीके से देखो ये घूम रही है, यानी स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब, तो देखो यहाँ पर कोई सर्कुलर मोशन तो है ही नहीं ना। अगर सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो ही नहीं सकती, तो ये पॉसिबिलिटी तो हो ही नहीं सकती। तो अब बात हो रही है टेंजेंशियल का, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ लीनियर पाथ में, और लीनियर पाथ में टेंजेंशियल नहीं हो सकता, फिर हम कहेंगे जीरो, सी इज द राइट आंसर। कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ख्याल कर दिएगा। यूनिफॉर्म स्पीड होती है सर्कुलर मोशन में। If a planet whose mass is twice as that Earth and radius is thrice as that of Earth, a 1 किलोग्राम मास ऑन द सरफेस विल वेट, तो पहले देखो g की वैल्यू हमें पता है कि जिसकी फॉर्मूला होता है Gm डैश ओवर r डैश का स्क्वायर। अगर हम, अब वो कह रहा है कि एक प्लैनेट है जिसका मास जो है वो ट्वाइस है किसके, अर्थ के मास से, तो 2 टाइम ऑफ अर्थ हो गया, डिवाइडेड बाय, और उसका जो रेडियस है वो 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स ऑफ r डैश का, उसको मतलब होल स्क्वायर हो गया। तो अब g डैश जो होगा वो 2Gm/9 r स्क्वायर, और ये चीज हमारे पास g के बराबर होती है। ये g बराबर लिख दिया, यहाँ 3 होगा, दिस इज द 2/9 g। अब वेट पूछा है, तो वेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, m टाइम g होता है। तो अब मैं, मास हमारे पास 1 है, 2 × g को 10 ले लेते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 ले लेते हैं, तो ये होगा 20/9, तो तकरीबन 2 पॉइंट समथिंग, तो बी इज द राइट आंसर। An EMF of 10 volt observed in one coil when the current changing at the rate of 5 ampere per second. What is the mutual induction? तो EMF, अब साइन नेगेटिव लगाएं नहीं लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर डेल्टा आई पी ओवर डेल्टा टी, याद है ना, जब म्यूचुअल होगा तो प्राइमरी कॉइल होगा, तो EMF 10 दिया हुआ है, म्यूचुअल इंडक्शन निकालनी है, ये हमारे पास जो है वो 5 के बराबर है, तो 10/5, नेगेटिव साइन सिर्फ आपको पता है लेस बाय द 200, द राइट आंसर इज डी, द राइट आंसर। इमीजन ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द 92U238 इज इमीजन ऑफ, तो देखो एक बात तो याद है कि जब भी अल्फा डीके होगा तो हीलियम गैस यानी हीलियम निकला ही तो निकलेगा ही निकलेगा, यानी आप यूरेनियम है 92 और 238, तो अब यहाँ पर जब भी होगा तो यहाँ से तो 2 कम हो जाएंगे, जो भी आपका रिजल्ट आता है, या 90, और यहाँ से जो है वो 4 कम होंगे, 234, तो यहाँ पर हीलियम, तो ये तो कंफर्म है कि हीलियम निकला ही हमें हासिल होता है, तो ए इज अ राइट आंसर। An electron is placed between the two charged plates. The upper plate is positively charged and lower plate is negatively charged. Then electron will. तो अगर हम दो एक इलेक्ट्रॉन को प्लेस करें एक चार्ज प्लेट पर, तो अब वो क्या कह रहा है कि जनाब एक पॉजिटिवली प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो बेसिकली तौर पर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, और वो हमेशा जो है वो क्या होगा, तो अपर प्लेट यहाँ रखी हुई है, ये बता दिया अपर पॉजिटिव है, और नीचे वाली नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो इलेक्ट्रॉन की बिहेवियर क्या होगी, वो लाजमी तौर पर इस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो डिफ्लेक्ट अपवर्ड, बी इज द राइट आंसर। A car left at 8 a.m. with speed 54 kilometer per. Another car left 9 a.m. 74 kilometer. When will be the second car catches up? अब सेकंड कार उसको कितने बजे जो है वो, तो देखो डिफरेंस है 1 घंटे का, 1 घंटे में वो 54 किलोमीटर का फासला तय। अब यहाँ सब स्पीड कांस्टेंट है, मान लेते हैं कि कितने घंटे लगेंगे, कैसे कैसे टाइमिंग पूछी गई है, तो मान लें जो ये फर्स्ट कार, फर्स्ट कार हमारे पास जो चली है, ये मान लें ये पॉइंट है, सेम पॉइंट पे यहाँ पे ले लेते हैं, और ये कार ए मान लेते हैं, कार ए की स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर।
और ये वो मकाम है जिस पर मान लिया जाए कि कार बी ने उसको चेस कर लिया, ये 8 AM है, और ये हमारे पास दूसरा है वो 9 AM है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम अगर मैं टी ले लेता हूँ, अच्छा चेस करने कौन गया, चेस करने गया बी, तो बेहतर यही होगा कि हम यहाँ करते हैं कि इसके टाइम को एक एक पहले गया है, चेस करने का टाइम टी ले लेते हैं और ये T+1 ले लेते हैं, 1 घंटे का फर्क है ना दोनों में। तो अब अगर मैं ये कहूँ कि एस इज इक्वल टू वी टी होता है तो दोनों का डिस्टेंस सेम होगा, तो यहाँ पर जो कार ए का होगा एस इज इक्वल टू 54 टाइम्स T+1, और कार बी जो कैच कर लेगी उसका डिस्टेंस बनता है, कितनी स्पीड है उसकी, जो 74 टाइम्स टी। ठीक है, टी क्या है, कैचअप टाइम है, तो अब क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे, 74 टी इज इक्वल टू 54 टाइम्स T+1। टू का टेबल पढ़ लेते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा, तो 37T इज इक्वल टू 27T+27। अब 27 है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 37T माइनस का 27T इज इक्वल टू 27। 10T इज इक्वल टू 27, तो T इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाय 10, 2.6 आवर, तकरीबन 2.6 आवर लगेंगे कार बी को कार ए को चेस करने में। तो बी इज द राइट आंसर। A young experiment, the distance between slates is reduced to half, and the distance between the slate to screen is double than the Frink's width. तो Frink's width या Frink space का फॉर्मूला होता था lambda L over D। ठीक है ना। अब लैम्डा तो वेव लेंथ है, वो कह रहा है कि जी यहाँ पर जो लेंथ है, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन से स्लिट तक का जो डिस्टेंस है वो तो हो गया डबल, और जो आपके पास वो हो गया हाफ। तो जब हाफ होगा तो पलटोगे तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, यानी फ्रिंक स्पेस 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी या बढ़ जाएगी। तो डी इज द राइट आंसर। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल विद अपोजिट साइन देन एंगल बिटवीन देम, तो अगर वेक्टर पैरेलल है तो जीरो एंगल होता है, लेकिन पैरेलल है लेकिन अपोजिट साइन है तो फिर एंगल कितना होता है 180। तो सी इज द राइट आंसर। एसी ऑल्टरनेटिंग करंट कन्वर्ट इनटू डीसी करंट, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट, तो प्रोसेस रेक्टिफिकेशन और ऑपरेटर रेक्टिफायर, तो बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द एंगल विच इज गिवन द वेक्टर मेक्स द विद वाई एक्सिस। अब या तो आप मैथ्स वाले हो तो बड़ा आसान है, देखो एक्स कंपोनेंट की वैल्यू 2, वाई कंपोनेंट की वैल्यू रेडिकल 12, यानी इसको अगर मैं करूँ 4 3 12 होता है तो 2√3 है। तो यानी यहाँ कहीं पर ये कोई वेक्टर मौजूद है कि जिसकी वैल्यू है 2, 2 रेडिकल 3। अब हमसे वाई एक्सिस पूछा है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जी यहाँ पर अगर मैं लगा दूँ हिसाब से, तो अब ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये मेरा बेस हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 रेडिकल 3, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 बाय रेडिकल 3, यानी 30 डिग्री। और ये भी हो सकता है जैसे आप पढ़ता है ओरिजिनल, हमारा फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हम उससे भी कर सकते हैं। आंसर तो भी आ चुका। तो अब मैं यहाँ पर अगर करता तो ये होता 10 इनवर्स 2 रेडिकल 3। अब इसमें कभात सिर्फ ये है कि भाई ये आता 60 और गलती से 60 को होता गलत, ये तो आता ये वाला, जबकि पूछा ये वाला है। तो बहरहाल मैथ्स का फायदा है, तो बी इज द राइट आंसर। A spring clock is wanted by a key which of flowing is true। अगर एक स्प्रिंग क्लॉक है तो क्या नीदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नॉर काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करेगी, या बोथ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करेगी, या काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करेगी लेकिन इलास्टिक एनर्जी, या इलास्टिक एनर्जी एग्जिस्ट करेगी लेकिन काइनेटिक एनर्जी। तो ऑब्वियसली बात है, स्प्रिंग क्लॉक इज वांटेड बाय की, अगर उसे की शक्ल दे भी जाए तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग अटैच में होती है, लेकिन लाजर उस पे से उसकी हाइट यानी उसकी पोजीशंस के ऊपर तो इफेक्ट पड़ सकता है जैसे पुट जाए, लेकिन वो मूवमेंट नहीं हो रही, तो काइनेटिक एनर्जी, तो डी इज द राइट आंसर। ऐसी सूरत में इलेक्ट्रिक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो होगी ड्यू टू द हाइट है चेंज हो रही है, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती। तो राइट आंसर इज डी। एनर्जी डेंसिटी की हमें बतानी है कि सेम, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, वेट पर यूनिट मास, वेट पर यूनिट एरिया कितना होता है। तो बेसिकली तौर पर हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन
मीटर इनवर्स प्रेशर के इक्वल होती है। ए इज द राइट आंसर। If A equal to BC and where A equal to LT minus 1 and BT minus, then the C की डायमेंशन है, तो A हमारे पास है LT minus 1 और B हमारे पास T minus 1 है, तो हमें C की डायमेंशन निकालनी है। तो सीधी सी बात है कि अगर मैं यहाँ पर ये करूँगा टी इनवर्स से टी इनवर्स कैंसिल कर दूँ तो L बचता है, तो C की डायमेंशन L के बराबर होगी। बी इज द राइट आंसर। द पावर ऑफ द लेंस इज 10 डायोप्टर। व्हाट इज द फोकल लेंथ? द फोकल लेंथ जो होता है वो इक्वल टू 1/पावर हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल होते हैं। अब 10 डायोप्टर, तो ये आ जाएगा 1/10 मीटर। अब अगर मुझे सेंटीमीटर लाना है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सिंप्लीफाई करूंगा तो दिस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। राइट आंसर इज डी। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन टी। तो बेसिकली तौर पर अगर आपको याद हो, ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर आपके पास ये फॉर्मूला था, V इज इक्वल टू मैक्सिमम यानी पीक वोल्टेज साइन टी। तो भाई उससे में साइन थीटा से तो बना है, तो साइन थीटा था। फिर आपको याद होगा कि हम इसको इस तरीके से लिखते थे ओमेगा टी। फिर यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगाते थे साइन 2 पाई FT भी कह सकते हैं, या 2 पाई U भी कह सकते थे, साइन 2 पाई/कैपिटल T एंड टी। बहरहाल साइन है और साइन का पीरियड 2 पाई। तो बी इज द राइट आंसर। एनर्जी इन अ बर्निंग 1 टन कॉयल जो है, अगर ये आपके पास फर्स्ट ईयर में ये आपने पढ़ा है एनर्जी के अंदर, अगर आपने पढ़ा होगा जी कॉयल एनर्जी, तो वहाँ पर ये एनर्जी के टॉपिक में ये एक चार्ट भी दिया हुआ है। यहाँ पे सारा पता हुआ है कि जी कितना कितना जो है वो अगर खर्च होता है तो कितनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ये आपको वहां से याद भी रखना होगा। ये टेबल आपके पास मौजूद है। तो अगर 1 टन का कॉइल को जो है वो जलाया जाए, तो जो बर्निंग हमारे पास होती है, वहां पर जो दी हुई है वो दी हुई है 30 × 10⁹ जूल। तो अब अगर आप इसको मैथमेटिकली बना दें तो ये होगा 3 × 10⁻10 जूल है। इसी तरीके से 1 लीटर पेट्रोल अगर चल रहा हो, तो उसके लिए 1 लीटर पेट्रोल अगर जला दिया जाए तो 5 × 10⁻7 जूल। ऐसे ही तो है कि कार का है कि अगर वो 90 किलोमीटर पर आवर से जा रही हो तो 1 × 10⁻1 जूल। तो वो टेबल आप बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना होगा। ये फर्स्ट ईयर की बुक में मौजूद है। ए इज द राइट आंसर। द क्वांटिटी L over R and RC, where LCR stand the inductance, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली द सेम डायमेंशन ऐसा है, किसके बराबर? तो एल और आर ही ले लेते हैं। तो अब अगर फॉर्मूला ही याद हो तो बड़ा आसान है। आपको याद है सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास होता था EMF यानी वोल्ट, ठीक है ना, इक्वल्स टू L ΔI/ΔT। ऐसे ही था। तो मैं यहाँ लिखता E ΔT/ΔI। ये एल के बराबर हो गया। अब अगर मैं एल की जगह पर तो ये लिख रहा हूँ वोल्ट इंटू एम्पियर और डिवाइडेड, सॉरी, वोल्ट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय एम्पियर। तो वोल्ट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय एम्पियर, यानी टाइम का मतलब सेकंड। और इसको डिवाइड करूंगा तो रेजिस्टेंस क्या होती है? वोल्ट ओवर एम्पियर। अब आप खुद देख लेंगे इस सवाल में, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, टाइम बचेगा। सी इज द राइट आंसर। तो फॉर्मूले बेस में फिजिक्स में फॉर्मूले और बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले याद होंगे तो बहुत सारी चीज़, और यूनिट, फॉर्मूले याद होंगे तो फिर यूनिट तक पहुंचना भी आसान होता है। द मैक्सिमम रिजल्टेंट व्हेन F1 इज इक्वल टू 7 न्यूटन, F2 10, तो मैक्सिमम तभी हो सकता है जब इनके दरमियान एंगल 0 हो। और ऐसी सूरत में दोनों का सीधा सीधा सम होगा F1 प्लस F2। तो ये हमारे पास 7 + 10 दिस इज इक्वल टू 17 न्यूटन। बी इज द राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ H बार रिड्यूस द प्लैंक कांस्टेंट एज डिवाइडेड बाय, जो है वो हमारे पास डायरेक्ट कांस्टेंट है। बेसिकली तौर पर हमारे पास अगर देखा जाए तो प्लैंक कांस्टेंट हमारे पास क्या था? 6, अल्लाह भला करे, 6 × 6.63 × 10⁻³ तो H कट का मतलब क्या होता है? H/2 पाई। तो अब ये थोड़ा सा आपने यहाँ काम करना है। 6.63 × 10⁻34 डिवाइडेड बाय 2 पाई। भाई पाई की वैल्यू 3 भी ले लें तो ये 2 3 10 तो ऊपर 1 पॉइंट समथिंग। ए द राइट आंसर।
10⁻³ तो वैसे ही रहेगी, थोड़ा सा अकल इस्तेमाल करनी है, कैलकुलेटर नहीं है। इसको 6 भी मान लें तो देख लें, 6 1.1 आगे समथिंग होगा तो राउंड ऑफ करके कर लेंगे, जो भी है, ये तो बड़ा ही होगा, मैंने तो 6 माना है, तो 3.14 है। तो राइट आंसर इज ए। इफ यू डबल द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम and place where the value of g is half, then time period, तो टाइम पीरियड का इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l/g है, तो t इज इक्वल टू 2 पाई इज इक्वल टू, तो डबल है तो 2 टाइम हो गया, ये हाफ ऑफ g हो गया। तो एक्स्ट्रा अगर हम करते हैं हमारे पास, तो ये 2 पाई, ये आ जाएगा 2 to the 4 l/g, ये एक्स्ट्रा आ गया, और 4 का रूट जो होता है वो 2 हो जाता है, तो t डैश होगा वो 2 टाइम होगा, डबल। डी इज द राइट आंसर। स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट, तो सबसे ज्यादा आपको पता है कि सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है स्पीड, उसके बाद जो होती है लिक्विड में होती है, और उसके बाद जो होती है वो हमारे पास गैसेस के अंदर होती है। तो इसमें सबसे ज्यादा सॉलिड कौन है? स्टील। डी इज द राइट आंसर। एस्केप वेलोसिटी ऑफ सेट्रॉन, ये भी एक टेबल दिया हुआ है आपके पास, अगर आपने इसके वेलोसिटी पढ़ा हो, फेडरल बोर्ड के बुक में मौजूद है, पंजाब बोर्ड की बुक उठा के देखें, उसमें ये सारी है। अर्थ की तो होती है 11.3 किलोमीटर, लेकिन स्ट्रॉटम की जो होती है, सेट्रॉन की होती है 37 किलोमीटर पर सेकेंड। सी इज द राइट आंसर। ये टेबल्स आपको बड़े इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखने होंगे, छोटे मोटे जिस टाइप पे अगर आ गया, ये खतरनाक सवाल है, क्योंकि अर्थ का तो चले याद होगा, बाकी चीज़ों को याद करना ये हमें भी मुश्किल होता है। तो जाहिर सीधी बात है, टेबल है तो टेबल को देखा तो ये याद भी करना हो। विच पेयर ऑफ क्वांटिटी हैज डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 पेयर है, तो इम्पल्स और इनिशियल मोमेंटम तो एक ही चीज होती है, न्यूटन सेकंड कह लें। प्लांक कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम की भी जूल सेकंड होती है, ये भी होता है। यंग मॉडुलस और इलास्टिसिटी की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो ये बचा जी मोमेंट ऑफ फोर्स, ये होता है न्यूटन मीटर, जबकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, तो m किलोग्राम होता है, और उसका मीटर स्क्वायर होता है, ये सेम नहीं हो सकता, तो सी इज द राइट आंसर। If the gas are 27 Celsius and increase to 177 Celsius, keeping the pressure constant, find the expansion in volume। तो क्या एक्सपेंशन या रेशो क्या होगी, या फाइंड द एक्सपेंशन इन वॉल्यूम क्या होगा? तो पहले है 27 सेल्सियस है, तो अगर मैं इसमें 273 ऐड करूँ तो दिस इज इक्वल टू 300 केल्विन बनता है। और 177 में अगर मैं 273 ऐड करता हूँ तो ये 10 कैरी 1, तो ये हो जाएगा 14, 15 कैरी 1, तो ये हो जाएगा 450। अब रेशियो निकालना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम और टेम्परेचर ऐसे कांस्टेंट प्रेशर पर। तो हम कह सकते हैं कि V2/V1 इक्वल टू T2/T1। तो T2 हमारे पास 450, और ये 300 है, जीरो से जीरो कर दें, 5 9 जा, ठीक है, और 5 6 जा, और 3 के बाद 3 3 जा 3 तो 3/2 या 1.5। राइट आंसर इज बी। द फॉर्मूला ऑफ द P इज इक्वल टू H/λ गिव्स द मोमेंटम ऑफ। तो ये याद रखें कि ये तो आपने डी ब्रॉगली में पढ़ा ही होगा कि जी हर कंडीशंस के अंदर हम इस सवाल था, मोमेंटम का फॉर्मूला P इज इक्वल टू है, तो जो भी मूविंग बॉडी होगी उसके लिए यूज होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन सारे मूवमेंट है। तो डीज एंड ऑल ऑफ दीज ऑल मूविंग चार्जेस मोमेंटम का फॉर्मूला, हम ये वाला फॉर्मूला हर जगह लगा सकते हैं, वेवलेंथ। तो डी इज द राइट आंसर। पावर फैक्टर है, देखो पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है, एसी सर्किट में पावर फैक्टर होता है VI cos θ, तो ये हमारे पास होता है, रेजोनेंस में है तो ये मैक्सिमम हो गया, और मैक्सिमम cos θ की वैल्यू 1 होती है, तो दिस यहाँ कॉस से मुराद पावर फैक्टर है, ये ध्यान में रखिएगा। तो 1 और एंगल होता तो फिर हम 0 कहते हैं, तो बहरहाल यहाँ पर रेजोनेंस है, तो बी इज द राइट आंसर, कि पावर फैक्टर मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम पावर के लिए cos θ की वैल्यू 1 होगी। ऐसा यूनिट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो आपको याद होगा एफ ड्रैग फोर्स का मान F 6 पाई/ρ। एफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन बनता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ईटा की तो हमें निकालनी है, रेडियस का मीटर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो देखें मीटर से मीटर कैंसिल, इससे इसकी एक पावर कैंसिल हो गई। तो अब किलोग्राम एक एस मौजूद, एक ये मीटर भी आ गया, ये हमारे पास विस्कोसिटी आ गई, तो ये आ जाएगा किलोग्राम मीटर इनवर्स एस इनवर्स। इस हवाले से देखा जाए
तो सी इज द राइट आंसर। A charge having mass m and charge q, the acceleration of a charge in terms of e, तो देखो एक फॉर्मूला होता है फिजिकल टू, जो होगा वो एक फॉर्मूला तो एम ए होता है, और एक हमें पता है कि ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एफ जो होगा वो ई क्यू के बराबर होगा। इसको उठा के अगर मैं यहाँ पुट करवा दूं तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि एम ए इज इक्वल टू ई क्यू। तो ए की वैल्यू आ गई ई क्यू डिवाइडेड बाय मास। तो राइट आंसर हमारे पास जो होगा इसका सी द राइट आंसर। द एंगुलर स्पीड ऑफ द आवर एंड ऑफ द मैकेनिकल वॉच इज रेडियन बाय, तो देखो मैकेनिकल है, आवर एंड है, तो एक पूरा चक्कर आवर एंड जो करता है वो 12 आवर्स में करता है। तो टोटल एंगल जो हमारे पास, अगर मैं इसको आवर्स में लेता हूँ तो टोटल एंगल होता है 2 पाई, आवर्स में यहाँ आ गया 12, तो 2 पाई रेडियन, और ये हो गया जनाब आवर्स में। कैंसिल करोगे तो पाई अपॉन 6 रेडियन पर आवर, तो आंसर बनेगा पाई/6। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो होगा डी। द हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, होती है जो हीट एनर्जी जब न्यूक्लियर फ्यूजन में रिएक्शन के अंदर जो प्रोड्यूस एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी। जब भी इलेक्ट्रिसिटी आप कैनप वैनप देखें तो वहाँ से हीट जो है वो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किया है, के इलेक्ट्रिक को बेची जा रही होती है सब जगहों पे। तो राइट आंसर इज ए। मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, तो देखो एक बात, तो चार्ज अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड को तो प्रोड्यूस होता है, चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड तो कंफर्म है। लेकिन चार्ज अगर एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो फिर दोनों ही होती हैं। तो अब इसमें यहाँ पर ये कुछ बताया नहीं है कि वो एक्सेलरेटेड मोशन है, तो अब हम दोनों कंडीशन में हिसाब से तो फिर हम ये सी को ही बेस्ट मानेंगे कि भाई दोनों हिसाब से रहेगा, भाई एक्सेलरेटेड मोशन हो गई तो फिर दोनों होंगे। यूनिफॉर्म है तो फिर हम कह सकते हैं मैग्नेटिक है। तो जहाँ कोई कंफर्मेशन नहीं है, अगर यूनिफॉर्म होती तो ए टिक कीजिएगा, रेस्ट है तो बी है। अब कुछ नहीं है तो फिर हम लाजमी ए देंगे एक्सीलरेटेड मोशन को, जर्नल तो यही है, तो सी द राइट आंसर। An aeroplane flies 400 meter to north and then flies 300 meter to south and then flies 1200 meter upward. The net displacement, मान लो कि भाई ये है। अब ये हमारे पास मैप है, तो ये हमारे पास ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। अब वो कह रहा है कि जनाब वो ऊपर गया, तो कितना ऊपर गया, 400 मीटर ऊपर गया। फिर यहाँ पहुंच के, यानी वो इसको ओ मान ले तो वो ए पे पहुंच गया 400 मीटर। फिर देन 300 मीटर फ्लाइज कर रहा है तो वो वापस यहाँ कहीं पर बैक हो गया इस डायरेक्शन में 300 मीटर, क्योंकि ये डायरेक्शन साउथ की डायरेक्शन है। ए से पहुंच के ये नए पॉइंट पर आ गया अभी, तो ये डिस्टेंस 100 मीटर रहा अभी भी। और फिर वो कहता है कि 1200 मीटर जो है वो अपवर्ड, तो ये यहाँ पर फिर वो वापस आ जाएगा 1200 के ऊपर, तो वो यहाँ से आएगा और सी पे पहुंच जाएगा। तो ये 1200 मीटर, तो अब नेट डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से नापेंगे तो ये डिस्टेंस 100 मीटर रहा, तो अब इनको प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 1300 मीटर। तो राइट आंसर जो बनेगा, नेट डिस्प्लेसमेंट, नॉर्थ है, फिर साउथ हो गया, फिर 1200 फ्लाई अपवर्ड कर गया, तो नेट 1300 मीटर होगा। तो राइट आंसर हमारे पास जो होगा वो बी इज द राइट आंसर। क्योंकि अब वैसे भी करके देख ले, अपवर्ड को मैं नॉर्थ को 400 मान लेता हूँ, ठीक है, फिर साउथ को फिर नेगेटिव मान लेता हूँ -300, फिर नेक्स्ट को 1200 मान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करें तो 1300 आ रहे हैं, बी इज द राइट आंसर। फार्मूला ऑफ द करंट इंटरनल रेजिस्टेंस एंड लोड आर, तो देखो अगर आपके पास फार्मूला हो, ई एम एफ फिजिकल टू होता था आई मल्टीप्लाई बाय आर प्लस आई मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर। तो अगर मैं यहाँ से आई को कॉमन ले लूँ, आर प्लस स्मॉल आर, तो करंट का फॉर्मूला हो जाएगा ई एम एफ डिवाइडेड बाय आर प्लस स्मॉल आर। द राइट आंसर इज ए। If 60 identical caps are connected in series and then is parallel, what would be the ratio of the सियात? अगर आइडेंटिकल को सीरीज में, तो सीरीज में अब अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ तो एक 60 है, आइडेंटिकल है, तो मान लेते हैं कि सबको 1/a प्लस 1/a प्लस 1/a, क्योंकि ऐसा है तो ये 1/CS होता है, उल्टा होता है ना। अब ये है कितने, ये 60 है,
तो 1/CS = 60/A हो गया। तो अब इसको पलट दोगे तो CS = A/60। इसी तरीके से अगर पैरेलल में जोड़ा जाए तो वो A+A+A, कोई नंबर ले लो आप, 60 टाइम्स है ये भी। तो CP जो हो जाएगा वो 60A हो जाएगा। अब रेशियो हमसे पूछी गई है CS/CP की। तो CS हमारे पास है A/60, और डिवाइडेड बाय ये हमारे पास CP जो है वो 60A होगा। ए से A कट गया तो 1/3600। तो राइट आंसर इज डी। विच क्वांटिटी हैज द डिफरेंट यूनिट फ्रॉम अदर थ्री, इनमें से कौन सी क्वांटिटी? वेट न्यूटन होता है, यंग मॉडुलस होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर एरिया का मीटर स्क्वायर, तो कटने के बाद ये भी न्यूटन हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये भी न्यूटन होता है। तो बचा कौन सा जनाब? तो अब हमारे पास जो बचेगा वो लाजमी तौर पर यही बचता है, क्योंकि ये होता है, डेंसिटी होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू मीटर क्यूब इंटू मीटर पर सेकंड। तो ये कट गया मीटर क्यूब से, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड न्यूटन नहीं होता, ये मोमेंटम होता है, वेलोसिटी बन जाता है। तो डी इज द राइट आंसर। When the distance between two charged particle is half, then the force between them है। तो अगर दो, तो कूलम्स लॉ के साथ फॉर्मूला होता है K(Q1Q2)/r², और वो ये कह रहा है कि डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाए, हाफ हो जाए। तो इसका मतलब है फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² हो गया। अब नीचे अगर मैं यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर करूंगा तो ये 1/4 पलटने के बाद 4 हो जाएगा, तो फोर्स हो जाएगी 4 टाइम्स। बी इज द राइट आंसर। When elevator down with an acceleration A, the apparent value of G inside the elevator change। तो वेट, अगर एलिवेटर डाउनवर्ड जा रहा है यानी मूवमेंट कर रहा है इस तरीके से, तो इसका मतलब है वेट जो है वो टेंशन के बराबर से ज्यादा होगा, और ऐसी सूरत में जो नेट फोर्स होगी वो ये हो जाएगी। अब इसका फॉर्मूला होता है mg - t, यानी t का मतलब अपरेंट वेट। यहाँ टी स्टैंड कर रहा है अपरेंट वेट का, तो mg - ma इसको कह लें W' कह दें या टी कह दें, जो भी है, तो हम कॉमन ले लें G - A। तो ऐसी सूरत में ये कंडीशन है कि वेट एक्चुअल से कम होगा। तो राइट आंसर इज बी, G - A। सोर्स ऑफ लाइट, बहुत आसान सवाल दी, सी द ए इज द राइट आंसर, सन। आफ्टर कॉम्पटन स्कैटरिंग द फ्रीक्वेंसी, तो देखो जब भी ऐसा होगा तो उसकी एनर्जी जो होगी, एनर्जी कह लें, और E = Hf, आप जानते भी हैं, एनर्जी कह लें या फ्रीक्वेंसी कह लें, ये डिक्रीज होगी। क्योंकि वजह ये होगी, जब वो स्कैटरिंग करेगा फोटोन, तो उसकी कुछ एनर्जी जो है वो रिकॉइल हो जाएगी उसमें इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। इलेक्ट्रॉन स्कैटर कर रहा है ना, वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसी वजह से जब कुछ हिस्सा जब वहां जाया हो जाएगा तो लाजमी तौर पर उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। और जब इलेक्ट्रिक एनर्जी कम हो गई तो E = Hf, आपको पता ही है, तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, कम। तो डिक्रीज मानी जाती है कि आफ्टर कॉम्पटेंट इफेक्ट जो होगा वो एनर्जी कम होती है, तो फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। लिस्ट विच वन हैज द लीस्ट वैल्यू है, तो फेम्टो जो होता है, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, ये होता है 10⁻⁻15। आई थिंक ये फॉर्म में भी शायद यही होता है। और पीको जो होता है वो स्मॉल पी होता है, 10 की पावर जो होता है वो -12 होता है, माइक्रो माइक्रो भी कहते हैं। एटो जो होता है वो ए होता है, 10 की पावर -18 होता है, और मिली जो होता है वो 10 की पावर -3। तो सबसे लीस्ट इसमें सब जो है वो सी द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मेजर द सेम यूनिट ऑफ एज ए फोर्स, यानी न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही होता है। तो मोमेंटम एंड डेंसिटी, डिस्टेंस, तो पहला ले लें, मोमेंटम का क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस तो या मीटर होता है, तो ये तो हो नहीं सकता, जूल हो सकता था, बोला जूल भी नहीं है बहरहाल। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। एनर्जी और डिस्टेंस है, तो एनर्जी क्या होता है, जूल। और जूल कैसे बनता है, जूल बनता है न्यूटन मीटर, और फिर डिस्टेंस है तो देख लें, ये भी न्यूटन नहीं आ रहा, न्यूटन मीटर स्क्वायर आ रहा है। एनर्जी ओवर टाइम, ये तो वॉट होती है पावर, जूल ओवर टाइम।
तो ये वॉट है, तो ये तो फिर बचा कौन सा, डी जो है एनर्जी और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो लेने में वर्क डन क्या होता है भाई, फोर्स इंटू डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्टेंस, कट गया तो न्यूटन है, या यूं भी कह सकते हैं न्यूटन मीटर, जूल की यूनिट है, फिर मीटर कटने के बाद न्यूटन बनेगा, तो डी इज द राइट आंसर। When light enter from rare to denser medium, its wavelength है, तो देखो अगर लाइट रेयर से हम किस में रहे, रेयर डेंसर ग्लास या वाटर है, तो उसका वेवलेंथ क्या होता है, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज हो जाता है। जब भी याद रखो कि हम कभी भी, ये रेयर मीडियम है और ये अगर डेंसर मीडियम जैसे पानी वानी है, तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, ये न्यूटन ने बताया था कि ये इंडेक्स ज्यादा होता है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर होता है एज कंपेयर टू रेयर के। तो और वेवलेंथ कम क्यों हो जाता है, उसको आपको याद होगा, न्यूटन में लैम्डा एन होता है, तो ये एन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसलिए जब भी कभी कोई वेव रियर से डेंसर में जाएगी, तो उसका वेवलेंथ जो होगा वो डिक्रीज होगा ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ये याद रखिएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम रियर के मुकाबले में ज्यादा होता है। तो डी इज द राइट आंसर। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून इज, बेसिकली तौर पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून से मुराद देखें, उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ भी कहते हैं। ये फोर्स अपॉन मास, फोर्स पर यूनिट मास होती है। तो आपको याद होगा अर्थ का 9.8 ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है जी, जिसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या मीटर पर सेकेंड, अर्थ का जो होता है वो 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है जो भी है, तो और मून के ऊपर जो होता है वो अर्थ का 1/6 टाइम होता है। अगर आप डिवाइड कर दें 9.81 को, तो दिस इज इक्वल 1.62 मीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर इज बी। एमीटर लाइज, तो आम तौर पर एमीटर को जो है वो हम सर्किट में कहाँ जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। एक ऐसा गैल्वानोमीटर जिसके पैरेलल लो वैल्यू रेजिस्टेंस लगाते हैं वो एमीटर में कन्वर्ट होता है। सर्किट में वोल्ट मीटर होता है तो पैरेलल जोड़ते हैं, क्योंकि वो हाई रेजिस्टेंस लगती है गैल्वानोमीटर में, जिसमें कन्वर्ट होता है पैरेलल। इसका आंसर जो है वो ए। द velocity of a particle is given by v is equal to at square plus bt plus c, where v is the measure meter per second and is measure इंस्टेंट, टी इज मेजर जो है वो टाइम होगा, यहाँ पर टी इज मेजर जो है वो सेकंड में है। तो अब वो आपसे कह रहा है, तो देखो v इज इक्वल टू हमारे पास ए टी स्क्वायर और हमारे पास प्लस बी टी प्लस सी है। तो इन सब का आंसर, यानी ये क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो कंफर्म है कि सी भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ये सेकंड है तो ये लाजमी तौर पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा भी, तभी तो ये कैंसिल होके मीटर। और ये होगा ए मीटर पर सेकंड क्यूब होगा, क्योंकि यहाँ पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये क्यूब होना चाहिए। तो ए मीटर पर सेकंड क्यूब, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। तो ये तो हमारे पास है मीटर पर सेकंड क्यूब के बराबर है, सही से लिख लेते हैं इसको, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो ये क्यूब होना तो कंफर्म हो गया। तो ये नहीं है आंसर, ये भी नहीं है, लेकिन सी द मीटर पर सेकंड हमने पहले डिसाइड कर लिया कि वो ऐड हो रहा है, तो सी द राइट आंसर। डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रेडियोएक्टिव एलिमेंट, ऑब्वियसली बात है कि जी कोई इसकी कोई कंफर्म है, डी के कांस्टेंट हाफ लाइफ वगैरह ये सब रेंडमाइज होती है, रैंडम होती है, हम किसी को भी फिजिबिलिटी नहीं कर सकते कि क्या होगा। है ठीक है, कोई एजम्पशन हमने निकाले में है कि भाई इसकी हाफ लाइफ होती है, इतना होता है, लेकिन डिसइंटीग्रेशन एलिमेंट रैंडम होती है, इसका किसी कंडीशन से कोई ताल्लुक नहीं है। आयोनाइजिंग पावर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल हैव रिलेशन, तो याद रखें कि अल्फा पार्टिकल की आयोनाइजेशन पावर जो थी वो बीटा के मुकाबले में काफी ज्यादा होती है। तो राइट आंसर इसका बनेगा हमारे पास ए। एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए और बी कैन नॉट बी डिटरमाइन, किन तो देखो डॉट प्रोडक्ट से तो निकल सकता है क्योंकि कॉस आता है। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ से हम एंगल निकाल सकते हैं पहले वाले से। इससे भी निकाल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी जो होता है वो ए बी साइन थीटा होता है। हेड टू टेल रूल से भी हम जो है वो फिजिबिलिटी बना सकते हैं, कोई ना कोई करते थे ना ऐसे, फिर ऐसे, तो कोई भी ग्राफिकल मेथड से हम निकाल सकते हैं। लेकिन राइट हैंड रूल से तो हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि जो थर्ड वेक्टर है वो उसकी है, तो इससे एंगल नहीं निकल सकता, सिर्फ डायरेक्शन निकल सकती है। तो डी इज द राइट आंसर।